मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुद्दा में आज हम बात करेंगे मोदी के मंत्रियों के सामने चुनौती की। बात करेंगे नए मंत्रियों के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, जिन पुराने मंत्रियों को हटाकर नए मंत्रियों को महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपा गया है, उस मंत्रालय को मजबूत करेंगे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला और बड़े कैबिनेट फेरबदल में कई मंत्रालय के अंदर कामकाज की वजह से सरकार की किरकिरी हुई थी। यही वजह थी कि सरकार ने उस मंत्रालय के मंत्रियों को बदल दिया। कोरोना काल में सबसे अहम स्वास्थ्य मंत्रालय के पास ही स्वास्थ्य मंत्रालय ही रहा है। पिछले 1.5 साल से देश में जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन अब डॉक्टर हर्षवर्धन को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिस तरह केंद्र सरकार पर सवाल उठे, उसने न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी मोदी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार में इसका असर दिखा। अब स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मोदी की करीबी मनसुख मंडाविया को दी गई है। मनसुख के सामने आईसीयू में गए स्वास्थ्य विभाग को सुधारने की जिम्मेदारी है। कोरोना काल में शिक्षा क्षेत्र में भी काफी प्रभाव पड़ा है। पिछले करीब 1.5 साल से ही स्कूल बंद है, बच्चे घरों में ही पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन पर पूरा जोर चल गया है और ऐसे पे आपको बता दें कि कोरोना काल में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मंत्रालय भी यहाँ पर इसकी भूमिका भी रही है। लेकिन अब इस मंत्रालय से रमेश पोखरियाल निशंक की छुट्टी हो गई है। बोर्ड की परीक्षाएं हो या फिर किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन हो, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक कोरोना काल में छात्रों ने सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए थे। ऐसे में अब धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी दी गई है। कोरोना काल में शिक्षा विभाग में भी कई चैलेंजेस हैं। वहीं कोरोना काल में सबसे पहले मुश्किल जो सामने आई थी वो प्रवासी मजदूरों के पलायन से जुड़ी हुई थी। तब से लेकर अब तक वक्त वक्त पर अलग अलग जगह लॉकडाउन लगता रहा। ऐसे में मजदूरों का मसला हमेशा चर्चा में रहा। मोदी सरकार की इस नई टीम में श्रम मंत्रालय के जिम्मे को भी अब बदल दिया गया है। संतोष गंगवार की छुट्टी हुई है और अब भूपेंद्र यादव को श्रम रोजगार मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। भूपेंद्र यादव चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं और मोदी शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में कोरोना काल में जब सबसे बड़ी चिंता रोजगार को लेकर है, तब ऐसे मोड़ पर भूपेंद्र यादव के पास ये अहम मंत्रालय आया है। पिछले कुछ वक्त से पेट्रोल और डीजल के दामों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। कोरोना काल में टूट चुकी अर्थव्यवस्था के बीच आम लोगों पर महंगाई की मार भी पड़ी है। पेट्रोलियम से जुड़े मंत्रालय का जिम्मा अब नए हाथों में चला गया है। अब हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे। इससे पहले ये मंत्रालय आपको बता दें कि दूसरे मंत्री के पास था। हरदीप पुरी के सामने अब कई चुनौतियां हैं और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम के बीच सरकार की छवि को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती है और सौर प्राकृतिक ऊर्जा रास्ते पर बल दिया जा रहा है। भारत की लाइफलाइन माने जाने वाली रेलवे को अब नया बॉस मिल गया है। कैबिनेट विस्तार में पीयूष गोयल से रेल मंत्रालय छीन लिया गया, जबकि अब पूर्व अफसर अश्विनी वैष्णव को यह जिम्मेदारी दी गई है। प्रवासी मजदूरों के पलायन के वक्त रेलवे का सबसे अहम रोल रहा था और इसके अलावा सामानों की सप्लाई के वक्त भी रेलवे ने अहम रोल निभाया था। अब नए मंत्री के सामने चुनौती होगी, रेलवे को नए मुकाम पर ले जाया जाए और ऐसे में पीएम मोदी के बुलेट ट्रेन के सपने को भी हकीकत में बदला जाए। अब सवाल है कि नए मंत्री कोरोना काल में हुए सरकार की किरकिरी को अब क्या कम कर पाएंगे? स्वास्थ्य विभाग को नए मंत्री क्या स्वस्थ कर पाएंगे? शिक्षा विभाग में सुधार हो पाएगा? कोरोना काल में हुई चुनौतियों का सामना क्या नए मंत्री कर पाएंगे और बखूबी उन सेक्टर्स को आगे चला पाएंगे? और चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सूर्य मैथिल जी हमारे साथ है, लीडर है बीजेपी के। शकील अंसारी जी कांग्रेस के लीडर हैं। साथ ही साथ राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा सूर्य जी आपसे ही है। सर, कितनी चुनौतियां फिलहाल नए मंत्रियों के सामने हैं और उन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाएगा इस कोरोना काल में? देखिए नेहा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नया अपना कैबिनेट रिशफल किया है, उसके अंदर एक बात आप देखिए कि
इस समय में जो प्रधानमंत्री जी की जो नई कैबिनेट है, एक तो वो बहुत ही युवा है, सबसे पहली चीज। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी की इस कैबिनेट के अंदर एक चाय वाला भी है, एक गार्ड भी है, एक सब इंस्पेक्टर भी है, एक ब्यूरोक्रेट भी है, एक व्यापारी भी है, और सबसे बड़ी बात, इस कैबिनेट के अंदर भारत के दबे कुचले वर्ग से सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व इस कैबिनेट को मिला है भारत के इतिहास में। और इस कैबिनेट का एक ही लक्ष्य है, भारत को पुनः विश्व शक्ति बनाना है। जो इस समय कोरोना काल की चुनौतियां हैं, सब मिलकर उसको पार पाएंगे। देश की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे फास्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है। पुनः जो इंटरनेशनल आंकड़े आ रहे हैं उनके अनुसार इस समय देश के अंदर जो धीरे धीरे स्थिति है वो ठीक होती जा रही है, और अगले साल हम डबल डिजिट के अंदर जीडीपी ग्रोथ लेके आएंगे। हमारे देश का मुद्रा भंडार जो है इस समय, विदेशी मुद्रा भंडार विश्व में अपने आप में ऐतिहासिक है। भारत के इतिहास में आज तक इतना ज्यादा मुद्रा भंडार भारत में नहीं हुआ। हम रक्षा क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए जो मंत्रालय, एक मंत्री के पास 4 मंत्रालय थे, उनको डाइवर्सिफाई किया गया है, और एक व्यक्ति एक मंत्रालय या एक व्यक्ति 2 मंत्रालय के काम किए जा रहे हैं। दबे कुचले वर्ग के लोगों को ज्यादा मौका दिया गया है, ओबीसी को ज्यादा मौका दिया गया है, हमारे अनुसूचित जाति समाज के लोगों को ज्यादा मौका दिया गया है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है, और मैं धन्यवाद करूंगा परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, उन्होंने समाज के दबे कुचले वर्ग को मौका दिया। ठीक है सूर्य जी, ठीक है। शकील जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें, श्रम रोजगार मंत्रालय की बात करें, शिक्षा मंत्रालय की बात करें, ऐसे तमाम और मंत्रालय, रेल विभाग की बात करें, रेल मंत्रालय की बात करें, यहाँ पर परिवर्तन देखा गया है। क्या यूं माना जाए कि मोदी सरकार ये समझ चुकी है कि हाँ, कोरोना काल में कुछ कमियां रह गई थी, अब मंत्रियों को बदलकर उन खामियों को दूर किया जा सकता है? शकील जी, देखिए नेहा जी, सबसे अहम सवाल ये होता है कि कैबिनेट के रिशफल का प्रोग्रेटिव तो प्रधानमंत्री को है, और ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जो पिछले दिनों ये कहा जाता था कि पूरी व्यवस्था यानी मंत्री एक सिंबल है, बल्कि पीएमओ इनके पीछे से सब संभालता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप किसी को, मंत्री को हटाते हैं या किसी को बनाते हैं, उसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है, क्योंकि आज भी फिर पीएमओ संभालेगा। तो अगर पीएमओ उस वक्त इफेक्टिव नहीं था, तो आज पीएमओ कैसे इफेक्टिव होगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। एक दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा था कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, तो अपनी बात से ये पीछे हट गए। अब मैक्सिमम गवर्नेंस हो गया, मिनिमम गवर्नमेंट से प्रूफ हो चुका है कि ये काम करने में विफल रहे। अब तीसरी बात ये है कि कोरोना में अगर फेलियर रही, और सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को बधाई कि उन्होंने बार बार ये बातें उठाई और इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन ये समझने की कोशिश नहीं किए, बल्कि हमेशा विपक्ष की बातों को सुनने के बजाय विपक्ष पर उंगली उठाने का ये काम किया। विपक्ष का काम है आपकी बातों को उठाना, कमियां महसूस कर रही हैं तो राहुल गांधी के ये पीछे पड़ गए। आज सारी कंपनी के जो भी वैक्सीन है सबको आपने परमिशन दे दिया, और उससे पहले आपने विपक्ष के नेता पर इतना गंभीर आरोप लगा दिया कि आप एजेंट हैं उनके। तो आज क्या बता सकते हैं मोदी जी, आप अपने क्रम में बोलिएगा। ठीक है मोदी जी, आप बता सकते हैं कि आपकी सरकार में कौन एजेंट है इन कंपनियों का, या आप खुद हैं? ठीक है शकील जी, सूर्य जी जवाब देना चाहते हैं, सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपके पास आऊंगी मैं सर। वो इतनी बात बोले तो हम जवाब से दे दें, फिर वो जवाब देंगे। ठीक है, जल्दी से आराम से दे देंगे, बहुत वक्त है आपके पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कोई उलझे नहीं, आराम से अपनी बातें रख दें, वो ज्यादा बेटर है। जी। तीसरी बात ये है कि अगर कोरोना के लिए जिम्मेदार हर्षवर्धन है, आप उनको हटा दिया, ठीक है, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रेट को बढ़ने के लिए जो जिम्मेदार थे जो मंत्री, उनको आपने शिक्षा जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी क्यों सौंप दी? सबसे अहम सवाल ये है कि एक तरफ आपने विफल उनको समझा कि वो पेट्रोलियम के डिपार्टमेंट को ठीक से नहीं चला पाए, तो शिक्षा जो हमारी संस्कृति
हमारे एजुकेशन, हमारे फ्यूचर, हमारे नौजवानों का भविष्य है, उसमें उस मंत्री को आपने क्यों भेज दिया? ठीक है, मिला जुला के हम कह सकते हैं कि ये एक प्रक्रिया है आंख में धूल झोंकने का जनता में। ये अपनी विफलताओं को छिपा रहे हैं और इन्होंने इसी विफलताओं को छिपाने के लिए इन्होंने कैबिनेट का रिशफल किया। ठीक है, राहुल जी का मैं रुक करूं उससे पहले सूरज जी जल्दी से जवाब दीजिए, क्या ये अपनी विफलताओं को छुपाने का एक तरीका है क्या? नेहा जी, मैं जब भी देखता हूँ कांग्रेस के मेरे मित्र, चाहे वो आपका प्रवक्ता हो चाहे वो नेता हो, यहाँ आते हैं, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी मंच पे खड़े होकर बोलते हैं कि यहाँ से आलू डालूंगा, वहां से सोना निकालूंगा, उसी प्रकार की हवाई बातें हमारे कांग्रेस के मित्र भी करते हैं। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का नारा था मिनिमम गवर्नेंस, मिनिमम आपका जो है मंत्री है और मैक्सिमम गवर्नेंस होगा। सुन लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए मेरे मित्र, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए मेरी बात को। तो देखिए ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो किसको मंत्री बनाते हैं, किसको नहीं बनाते हैं। हम तो कभी कहते ही नहीं है सर, विशेषाधिकार तो है, लेकिन उसका असर जनता में भी पड़ता है ना सर। मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, अब इसके क्या मायने निकाले? स्वास्थ्य मंत्रालय से डॉक्टर हर्षवर्धन की छुट्टी कर देना, इसके क्या मायने निकाले? क्या कोरोना काल में? सुन लीजिए ना सर, मुझे पहले 20 सेकंड पूरा दे दीजिए, 20 सेकंड जल्दी से पूरा करिए, जल्दी से पूरा करिए। ठीक है, जो इन्होंने बोला केवल बात करने की आदत है कांग्रेस के मेरे मित्रों को, अगर इनके पूर्व में जो उठा ली जाए मंत्री परिषदों को तो वहां पर तो ओवरलोडेड रहा है हमेशा। अब आ जाता हूं मैं पीएमओ के ऊपर, तो प्रधानमंत्री कार्यालय, ये बात सच है कि अब तक आजादी के बाद से सबसे शक्तिशाली कोई प्रधानमंत्री कार्यालय है तो नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री कार्यालय है। हर विभाग की पूरी जांच देखते हैं, सुन लीजिए ना, पूरी बात तो सुनिए ना, जो भी मंत्री अपने कार्य कर रहे हैं उन सबका लेखा जोखा प्रधानमंत्री कार्यालय रखता है। मतलब ये कहे ना सर, ये समझे ना, इससे ये समझे ना कि डॉक्टर हर्षवर्धन बेहतर काम नहीं कर रहे थे, मोदी गवर्नमेंट में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बेहतर काम नहीं किया, ये माने? बोलने दीजिए आप अपने सर, जो आप कह रहे हैं उसी के मैं मायने निकाल रही हूँ। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी सर, लौटूंगी मैं आपके पास, आपको पूरा मौका दूंगी। सूर्य जी ऐसा नहीं, मेरे पास और भी नहीं, और भी गेस्ट है। ठीक है, ओनली 20 सेकंड। जो इन्होंने हर्षवर्धन जी की बात आप कर रहे हैं, या बात कर रहे हैं आप शिक्षा मंत्री जो हमारे नए बनाए गए हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी परम श्रद्धेय हैं, वो WHO का चेयरमैन भी है, उनके पास बहुत ज्यादा ओवरलोड है, इसी कारण उनके पास, इसलिए उनको आगे संगठन में बड़ी जिम्मेदारी। रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक के पास कौन सी अहम जिम्मेदारी है? दूसरी बात सुन लीजिए, पीयूष गोयल जी के पास कौन सी अहम जिम्मेदारी है सर? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सूर्य जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, राहुल जी ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं होगा। एक सेकंड, नहीं ऐसे नहीं, राहुल जी ऐसे नहीं, एक एक करके। राहुल जी का मौका है, राहुल जी को बोलने दीजिए। ठीक है राहुल जी। देखिए, मैंने दोनों विद्वान प्रवक्ताओं को बड़ा ध्यान से सुना है, आप लोग भी सुन लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो जो मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ है उसकी कुछ अच्छी चीजें जो मुझे अच्छी लगी है कि इसमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है, इसके लिए भी यहाँ पे मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई दूंगा। युवाओं को इन्होंने काफी संख्या में शामिल किया है, युवा शक्ति को, इसके लिए भी ये बधाई के पात्र हैं। युवा शक्ति का आना चाहिए क्योंकि एक उससे जोश खरोश भी आता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारी संख्या में जब युवाओं को इसमें मौका दिया गया है, मंत्रिमंडल का एवरेज उम्र भी नीचे आ गया है, तो उन युवाओं के सामने हमने मंत्रिमंडल में आदर्श क्या पेश किए हैं? क्योंकि देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमेशा से कहा जाता है कि यहाँ पे एक तरह से परफॉर्मेंस के आधार पर किसी को ऊपर या किसी को नीचे या किसी को मंत्रिमंडल में रखा जाता है। बराबर हम लोग चर्चा सुनते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करता है और उसके आधार पर फिर आगे की चीजों का क्रियान्वयन होता है। अब जितने बड़े बड़े मंत्रालयों में यहाँ पे लोगों को हटाया गया है, जैसे अभी जिसकी चर्चा अभी आप कर रही थी कि चाहे वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हो, केंद्रीय श्रम मंत्री हो, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हो, तो या फिर हमारे पेट्रोलियम मंत्री हो, बिल्कुल पेट्रोलियम मंत्री हो, एक बड़ा सा चीज है। देखिए, आप अगर उनको हटा रहे हैं, बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम परफॉर्मेंस के आधार पर चयन कर रहे हैं, तो फिर ये सवाल उतना लाजमी है कि क्या उनका परफॉर्मेंस तक नहीं था। सामान्य रूप से हम लोग समझ सकते हैं कि उनके परफॉर्मेंस के गड़बड़ी के कारण ही उनको हटाया गया है। क्योंकि देखिए, अभी यहाँ पे ये तर्क दिया जा रहा था कि हर्षवर्धन जी के ऊपर अतिरिक्त काफी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन इस श्रृंखला में तो काफी लंबी हम लोग श्रृंखला देख रहे हैं कि दूसरे मंत्रियों को भी हटाया गया है। नहीं, इस मंत्रिमंडल
में राहुल जी इस मंत्रिमंडल में क्या 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों की आप झलक देखते हैं, या यूं देखते हैं कि उन राज्यों को ज्यादा तरजीह दी गई है जब 2022 में जिसमें चुनाव होने हैं, खासतौर पर यूपी? देखिए, यूपी को काफी इस वरीयता दिया गया है। एक तरह से 7 मंत्री हैं। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। देखिए, अब हम लोग अभी देख रहे थे, रेल मंत्री आप देख लीजिए, तो गुजरात को भी इसमें प्रधानता दी गई है। देखिए, राजनीति में आप प्रधानता देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दो चीज जैसे एक सवाल मन में लोगों के सवाल उठता है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके कामकाज से बहुत लंबे समय से सवाल उठ रहा था। तो निर्मला सीतारमण के ऊपर कोई कैंची नहीं चली, वो अपने पद में है, और जो हमारे फाइनेंस राज्य मिनिस्टर जो अनुराग ठाकुर थे उनको प्रमोशन दिया गया। तो सवाल तो फिर ये उठता है कि आखिर अनुराग ठाकुर जी ने वित्त मंत्रालय में दोनों में से एक चीज में तो रही है सूर्य जी, या तो ये कहिए कि हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परफॉर्मेंस के हिसाब से देख रहे थे उनका लेखा जोखा कि उन्होंने कितना काम किया उसके हिसाब से हटाया गया है, या फिर यूं कह दीजिए जो अभी फिलहाल हालात है, जो 2022 में विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर आपको देना था। एक चीज में तो रही है कि साम दाम दंड भेद एक तरीका अपना के हमें तो चुनाव पे फोकस करना है जी। नेहा जी देखिए, ये जो नई कैबिनेट आई है, सबसे पहली बात तो ये युवा कैबिनेट है। दूसरी बात, इस कैबिनेट के अंदर सभी उन लोगों को जगह दी गई, सबसे ज्यादा जगह दी गई है समाज के पिछड़े वर्ग को, दबे कुचले वर्ग को, जिसको कि कभी भी किसी ने भी नेतृत्व नहीं दिया, आज प्रधानमंत्री जी ने दिया। यहाँ पर तो सर पहले क्यों नहीं दिया? जो नेतृत्व पहले क्यों नहीं दिया? वो दिया गया महिलाओं को। ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और रही बात जहाँ तक आपने बोला एक चीज में नहीं रह रहे ना सूर्य जी, या तो कहिए परफॉर्मेंस के हिसाब से हटाया गया या फिर बता दीजिए। पूरी बात नहीं सुनिए ना, ये आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं। मेरे को बोलने तो दीजिएगा आप। ऐसा है, रही बात जहाँ तक ये है कि किसको मंत्री से हटाया किसको मंत्री बनाया, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के परिपाटी है, कुछ जाते हैं संगठन में, कुछ जाते हैं सरकार में। जी सवाल मेरा आपसे है सर, जो हालात हमने देखे कोरोना काल में, जिस तरह से कुछ सेक्टर्स प्रभावित हुए हैं, चाहे शिक्षा विभाग की बात करें, क्योंकि 1.5 साल से बच्चे जो हैं वो घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें, किस तरह से चरमरा गई स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं, ये भी हमने देखा। ऐसे कई सेक्टर, पेट्रोलियम मंत्रालय की बात करें, किस तरह से पेट्रोल के दाम अभी आसमान छू रहे हैं, 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, ये भी हम देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मंत्रियों के फेरबदल के बाद अब हालात में सुधार आ पाएंगे या बेहतर हालात हो पाएंगे? देखिए, हमने आपको पहले ही कहा कि ये जनता के आंख में धूल झोंकने की एक साजिश है, इससे कोई परिवर्तन होना नहीं है। इसलिए कि आप बताइए, कल कैबिनेट का रिशफल हो रहा था और दिल्ली में पेट्रोलियम के दाम कल ही बढ़ के 100 के पार हो रहा था, यानी दिल्ली की जनता को ये गिफ्ट दे रहे थे कैबिनेट रिशफल का। तो इनसे आप समझ लीजिए कि इनमें कुछ सुधार होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अभी बात कर रही थी कि चुनाव की, तो चुनाव के यूपी के चुनाव से ये जुड़ा हुआ मामला है, और इनके चुनाव की नीति एक ही रहती है, देश में विद्वेष फैलाना, नफरत फैलाना और वोटों का विभाजन करता। अब आप देखिए, अनुराग ठाकुर को प्रमोशन मिल गया। क्यों मिल गया भाई प्रमोशन? इसलिए ना, दिल्ली में उन्होंने कहा था, जिस तरह के बयान दिए थे, जिस तरह पूरे दिल्ली को जलाने की कोशिश की थी, उसका एक प्रमोशन उनको मिल गया। गोली मारो सालों को, तो गद्दार हो क्या? दर्द हो रहा है, गद्दार हो क्या? अरे देश के गद्दार हो। ये बीच में बहुत उछलते हैं, इनके खुजली होती है बहुत ज्यादा। क्या गलती कर दी उन्होंने? अच्छा, वो खुजली आपको ज्यादा हो रही है ना। गलती तो मोहन भागवत की थी, उसके बाद जाके खुजली करो ना। खुजली करो जाके मोहन भागवत को, क्या हो गई थी उसको। एक एक करके अपनी बात रखिए। ये सूर्य जी जो शकील जी ने कहा है उसका जवाब दीजिए ना सर, क्या उसका इनाम मिला है क्या? ये एक लाइन बोल नहीं सकते हैं, अगर मैं बोलूंगा तो तुम अपने टाइम में बोलो। चलो चुको। नहीं, काहे को नहीं, ऐसे नहीं देखिए, ऐसे नहीं, एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए, और सभ्यता के साथ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, किसी पे निजी टिप्पणी नहीं करनी है सर, नहीं, इस तरह से नहीं होगा, किसी पे निजी टिप्पणी नहीं करनी है। आप एक एक करके मुद्दे पे रहिए सर, ऐसे नहीं, एक दूसरे पे निजी टिप्पणी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं सर। आप नेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, इस तरह से बिल्कुल नहीं सूर्य जी, नहीं शकील जी, इस तरह से नहीं चलेगा सर। विरोध करते हैं क्या ये लोग? विरोध करिए सर, मुद्दों पे विरोध करिए, जैसे टुकड़े तोड़ने ठीक है। कर रहे हैं। क्या गलत कह दिया अनुराग ठाकुर जी ने?
राहुल जी एक सेकंड, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे करेंगे तो सर मुझे आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। राहुल जी क्या वाकई जिस बात का जिक्र अभी सूर्य जी शांत रहिए सर, थोड़ा सा धैर्य रखिए। राहुल जी क्या वाकई जिस बात का जिक्र अभी शकील जी कर रहे थे कि अनुराग ठाकुर ने उस दौरान बयान भी दिया था, इससे कोई नकार नहीं सकता है, तो क्या उसका इनाम मिला है क्या? देखिए मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि इसका इन सब चीजों का पारदर्शिता के साथ नहीं, राज्य मंत्री रहते हुए भी उन्होंने बेहतर काम किया, इसको भी कोई नकार नहीं सकता। अब देखिए मैं दे रहा हूँ नेहा जी जवाब की। देखिए राज्य मंत्री के रहते हुए पूरा अगर सबसे ज्यादा अभी हम लोग 2-3 सवाल खड़ा कर रहे हैं, जैसे आपने सवाल खड़ा किया कि बराबर आप लोग समझ रहे हैं कि भाई स्वास्थ्य मंत्रालय का काम अच्छा नहीं रहा, पेट्रोलियम मंत्रालय के ऊपर आरोप लग रहा है कि डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर इन सबों के काम के पीछे जाए इनका कंट्रोलिंग मंत्रालय कौन होता है? अगर स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट कभी भी जो कि जीडीपी के 3% तक होता था, वो बजट 1.15% तक आ गया। इतने कम बजट में स्वास्थ्य मंत्रालय का परफॉर्मेंस देगा? आज क्यों डीजल और पेट्रोल के दाम इन्हें बढ़ाने पड़ रहे हैं? इसलिए कि सारे इनकम टैक्स हो या कारपोरेट टैक्स हो, जितने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है वो काफी ज्यादा कम आ रहे हैं, इसलिए सरकार की निर्भरता डीजल पेट्रोल से बढ़ रही है। आप पेट्रोलियम मंत्रालय में किसी को बैठा दीजिए, लेकिन अगर सरकार के राजस्व की स्थिति सही नहीं होगी तो फिर वो राजस्व वृद्धि के लिए तो डीजल पेट्रोल की तरफ देखेगा। मूल संकट है हमारे वित्त मंत्रालय में। आपने मूल जो संकटों की जो जननी वाली जगह है वित्त मंत्रालय के ऊपर, वहाँ अनुराग ठाकुर को आपने प्रमोशन दिया, वो प्रमोशन क्यों दिया वो स्पष्ट करना चाहिए। जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लग रहे हैं क्या वो कारण रहा, या फिर उन्होंने वित्त मंत्रालय में कोई ऐसे आंतरिक काम किए जो हम लोगों को जानकारी नहीं है? ठीक है, प्रमोशन तो मिला है, कई लोगों की छुट्टी भी हो गई है, लेकिन सूर्य जी सवाल इस बात को लेकर है। सुनिए जी 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 मेरी बात पूरी नहीं हुई, बिल्कुल अपनी बात पूरी कर लीजिए पूरी बात। मैं सूर्य जी आऊंगी आपके पास, ठीक है। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। मोहन भागवत जी आरएसएस चीफ ने 2-3 दिन पहले उन्होंने 3 बातें कही जी। 3 बातों में एक तो उन्होंने कहा सबका डीएनए एक है, यानी इत्तेहाद हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में एक इत्तेहाद होनी चाहिए जिससे देश की प्रगति हो। लेकिन आप देखते हैं ये कैबिनेट रिशफल में 18% मुसलमानों का एक भी 43 में एक रिप्रेजेंटेटिव अभी शामिल नहीं किया, पहले एक शामिल है, सिर्फ एक। उनकी बात यहाँ गलत होती है। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि लिंचिंग पर जो करता है वो इस देश में हिंदू नहीं है, ये उन्होंने कहा। ये देखिए लिंचिंग अगर अभी ये लिंचिंग के ऊपर बोलेंगे तो मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। अरे मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ किस प्रकार से मुसलमान हिंदू भाई की भाई की करके कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा, एक करके बात करिए, ऐसे नहीं। बेवकूफ टाइप के नहीं ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और सभी मेरा गेस्ट से अनुरोध है, यहाँ पर जितने भी गेस्ट बैठते हैं और सभी से ये अनुरोध मैं करती रहती हूँ कि प्लीज आप एक दूसरे पर निजी टिप्पणी ना करें और मुद्दे पर ही रहे, मुद्दे से भटके ना, क्योंकि एक दूसरे पर अगर आप निजी टिप्पणी करेंगे, आप नेशनल प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, आप समझिए कि न सिर्फ आप अपने आप को बल्कि अपनी पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसकी भी छवि को धूमिल कर रहे हैं। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।